दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 28/6/2020। अभी सुबह के 5:12 हुए हैं। वैसे तो मैं अपने ऑफिस में लगभग 2 घंटे से था, फिर देखा कि यार ये पूरब की तरफ से ये लाइट सी क्या आने लगी है। मैंने कि मंगल तो अब बनाए तो बना ले अपना वीडियो। चलो 5:15 बज गए, अब तो वीडियो अपना बना ही लो। आज ईश्वर ने मुझे जो हेडिंग दिया, सब्जेक्ट दिया, अब क्या होगा, ये मेरा सवाल ही नहीं है, पूरे देश के लोग अब ये पूछ रहे हैं अब क्या होगा। उत्तर लिखो। पब्लिक के साथ अन्याय करने वाले शासकों के देखना तिनके बिखर जाएंगे। इन मस्त हाथियों के, ये बड़ी बड़ी सत्ताओं के, ये पब्लिक के साथ अन्याय करने वाले इन शासकों के देखना तिनके बिखर जाएंगे। आज का मुझे इसका उत्तर मेरे श्रीयंत्र ने यही दिया। मैंने पूछा, भाई ईश्वर पुत्र श्रीयंत्र बताओ। अब ये इतना सा ही नहीं है जो हमको वीडियो बनाना है, इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। दोस्तों, लोग कहते हैं वीडियो छोटे बनाओ। कल मेरी बच्ची ने भी कहा कि वीडियो पापा छोटे बनाया करो। मैंने कहा लड़की सही बात है, छोटे बनाए जाने चाहिए, लेकिन मेरे वीडियो ये नॉर्मल प्रकार की वीडियो नहीं है। देखोगे आप कहोगे कि क्या बड़ी बात कर रहा है। भाई मैं नहीं कर रहा, मेरा षड्यंत्र बोल रहा है, ये बोलता रहता है, मैं तो इसकी वाणी को रिपीट करता हूँ। मेरे वीडियोज कोई नॉर्मल वीडियोज नहीं है, ये एबनॉर्मल हैं। इनमें बहुत सी चीज़ें हैं, छोटे वीडियो में इनका अक्स समझ में आएगा ही नहीं। और यह वीडियो कोई मेरे लिए नहीं है, कोई अभी के लिए नहीं है, आज बनाया, आज देखा और ख़त्म हो गया। ये वीडियो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले शासकों के लिए, वर्तमान शासकों के लिए एक गाइडलाइंस हैं। तुम कहो यार बड़ी ऊंची बात कर रहा है। भाई मैं कोई ऊंची बात नहीं कर रहा, ये षड्यंत्र जो बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ। ये कहता है मैं ईश्वर पुत्र हूँ, अब मैं ऐसा करूँगा। मैं भी इसकी बातों में आ गया। मैंने कि भाई ठीक है कर लो। ये कहता है मैं अच्छा करूँगा, इसके सिद्धांत मुझे भी समझ में आते हैं, तो मैं भी इसके साथ साथ हो लिया। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देना है कि अब क्या होगा। मैंने पहले उत्तर दिया था कि भाई डिवाइन डांस होगा। यहाँ तो सब कुछ डिवाइन डांस ही चलता रहता है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा, अब देखें अपन क्या शुरू करते हैं वीडियो को। अब क्या होगा, फिर एक षड्यंत्र हमारे सामने आता है। क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, कब के साथ ये भी हो सकता था, कैसे होगा। अब देखिए क्या होगा, हम आपको अभी बताएंगे। जैसे कि हमने इसमें तो बता दिया कि ये होगा, लेकिन क्या होने में बहुत से इसके अर्थ हैं।
कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब जो होने जा रहा है वो, पहले हम इसको ये देख लेते हैं कि क्यों होगा, वाई इट विल हैपन। फिर हमारे सामने एक षड्यंत्र प्रकट होता है। देखिए, ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। एक तरफ ईश्वर बैठे हैं, एक तरफ भारत के शासक बैठे हैं, एक तरफ ये पब्लिक बैठी हुई है। तो क्या हुआ, ये ईश्वर, ये शासक और ये पब्लिक, अब इसमें देखिए, अब ये 3 चीज़ों का अस्तित्व यहाँ है। ये तीनों का एक साथ चलता है, ये तीनों एक साथ काम करते हैं। इनका रिजल्ट क्या होगा, ये देखिए। अब हम इनको शासकों के रूप में लेते हैं कि यहाँ शासन कौन करता है। बीच का और ट्रायंगल न बनाकर हमने इसी में अब ये तीनों हम इनको शासक मानते हैं। तो 1 नंबर, मैं ईश्वर शासक हूँ। यहाँ परमात्मा कह रहा है कि यहाँ का शासक तो मैं हूँ हर जगह का। देखो, मेरा शासन चल रहा है, चाहे ये लोग कितने ही अपने गुमान में हों, लेकिन यहाँ तो शासन मेरा चल रहा है। दूसरे नंबर देखो, ये पब्लिक कह रही है कि यहाँ तो हम शासक हैं। सारे लोग देश के कह रहे हैं कि यार डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भाई, यहाँ हमारे शासक हैं, हम शासक हैं, हम जिसको बना देते हैं वे शासक हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तीसरा ये देखिए, ये वो एक्चुअल रूलर हैं इंडिया के। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अरे भाई शासक तो हम हैं। हम कौन हैं? अरे ईश्वर इसमें क्या करता है, ईश्वर कहीं शासक नहीं होता। अरे भाई पब्लिक शासक है। अरे काय की पब्लिक यार, पब्लिक को तो बेवकूफ़ बनाना है, वो तो उनकी तो एक दिन की मिन्नत है। असली शासक कौन है? हम लोग हैं। कौन हैं? कोई ख़ास लोग हैं, कोई ख़ास घराने हैं, ख़ास जातियां हैं, ख़ास वर्ग हैं। हम शासक हैं। इस देश की शासन व्यवस्था को तो हम चलाते हैं। अब देखिए, इसमें तीनों ही अपने अपनी शासन चला रहे हैं। ईश्वर कहता है मैं चला रहा हूँ। रूलर लोग कह रहे हैं कि देखो शासन व्यवस्था तो हम चला रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि भाई हम असली में तो हमारी डेमोक्रेसी हम चलाते हैं, हमने जिनको बिठा दिया वो चलाते हैं। यहाँ अभी जैसे मैंने कहा कि डिवाइन डांस है, यहाँ एक अघोषित युद्ध भी है। वह अघोषित युद्ध क्या है कि ईश्वर तो कहता है कि मेरी तो चलेगी, शासक कहते हैं कि छोड़ो यहाँ हमारी चलेगी, पब्लिक कहती है कि यहाँ हमारी चलेगी। तो इस अघोषित युद्ध में, इस डिवाइन डांस में क्या हो रहा है? अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या होगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि इसमें बी पॉइंट पर आते हैं कि क्या होगा। इस क्या होने के लिए, क्या होने में देखिए कि हम पहले अपने भूतकाल पर नज़र डालें कि क्या हुआ था, क्योंकि वो भी क्यों हुआ। फिर हम देखेंगे क्या हो रहा है, और फिर तीसरा है क्या होगा। तब हम इस प्रश्न का एक्चुअल जवाब दे सकेंगे कि क्या होगा, क्या हुआ भारत में। डीमोनेटाइजेशन हुआ, राफेल हुआ, जीएसटी हुआ, ट्रांसपोर्ट टैक्स हुआ,
ईवीएम, पुलवामा, 370, 35A, बाबरी मस्जिद का, रविदास मंदिर को ढा दिया, CA इत्यादि भाई हुए। ये क्या थे? ईश्वर कह रहा है कि ये काम मैंने किए हैं। पब्लिक कह रही है कि ये काम हमने किए हैं, लेकिन भाई हमने जिन लोगों को चुन दिया था उन्होंने अपनी मन मर्जी चला ली। और शासक लोग कह रहे हैं कि इनको हमने किया है और हमने अपने स्वार्थ के लिए किया, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी था सभी के लिए। यह एक प्ले नहीं, यह एक खेल नहीं, ये एक डांस नहीं, ये एक युद्ध भी है। देखिए, डीमोनेटाइजेशन 2016 में जब भी ये हुआ, मेरा जैसा आदमी जो खूब पढ़ा लिखा, खूब अखबार पत्रिकाएं पढ़ता, कितनी किताबें पढ़ी, अपने को पता नहीं क्या क्या समझता भी है, छोटा सा आदमी, खूब यूट्यूब में भी है, और मैं भी समझता कि भाई देखो, भारत के शासकों का ये क्रांतिकारी कदम है और अब तो पब्लिक का बहुत बड़ा होगा। बाद में पता चला, बाद में सालों भर बाद, 2-3 साल भर बाद हम लोगों की आंखें खुली कि ये तो पब्लिक के हित में कोई कदम नहीं था, ये तो एक षड्यंत्र था, यह तो शासकों के युद्ध का हिस्सा था। और बाद में जो राफेल, जो GST, जो ट्रांसपोर्ट टैक्स, जो EVM, पुलवामा, जो सारे केस हुए, हम समझते हैं, पब्लिक समझते हैं कि पब्लिक के फेवर में ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये तो शासकों के एक युद्ध के हिस्से थे। शासक जो खास लोग थे, खास घरानों के लोग थे, खास जातियों के लोग हैं, वे अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए वे करते। पब्लिक समझती है कि पब्लिक के लिए काम हो रहे, वे घोषित करते हैं कि हम पब्लिक के लिए देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी में वे कुछ और ही थे। इसमें देखो, सबका काम एक साथ लमसम आता है, परमात्मा का, शासकों का और ईश्वर का भी। अब इसमें ऐसा उन्होंने क्यों किया? कोई भी काम अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए करता है। हमारे शासक जो मनोवादी व्यवस्था को मानते हैं, उसका एक फंडामेंटल है ये कि पब्लिक को कमज़ोर से कमज़ोर बना दो, भूखा बना दो, धनहीन बना दो, कुछ सोचे समझे नहीं ऐसा बना दो, तभी उसमें शासन कर सकते हैं। इसलिए जो भी काम उन्होंने किया, जो बात में समझ में आया कि ये डीमोनेटाइजेशन, ये राफेल, ये GST, ये ट्रांसपोर्ट, ये सारे इसके तहत किए गए कि पब्लिक के पास एक पैसा मत छोड़ो, उसकी शिक्षा को बिगाड़ दो, उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ दो और उसको त्राहिमाम करने दो, और उनको पेट में बस इतना सा जाए कि किसी तरह से वे जिंदे रह सकें। हम सभी में इसी पॉइंट में सारा टाइम नहीं ले लेंगे, फिर भी ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। देखो, जो भी हुआ, EVM, पुलवामा, इनके बारे में तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, रविदास मंदिर और ये सारे क्लियर हैं। देखो, थोड़ा सा ये बोलो, ये देखो, ट्रांसपोर्ट टैक्स 5 गुना 10 गुना बढ़ा दिया। कोई पूछे कि भाई देखो, कोई सुधारवादी काम करने के लिए मान लिया कुछ फ़र्क पड़ता है, तो क्या 5-5 10-10 गुना होता है? हमारे भी समझ में नहीं आया, पब्लिक के भी बाद में समझ में आया कि ये तो एक षड्यंत्र था, उसी का हिस्सा, उसी प्लानिंग का हिस्सा था कि पब्लिक के पास कोई पैसा रह नहीं जाए।
या तो वह पैसा गवर्नमेंट के पास रहेगा, या शासक जातियों के पास रहेगा, या शासक वर्ग के पास रहेगा, कारपोरेट के पास रहेगा। पब्लिक के पास तो पैसा छोड़ो ही मत। ये सारे काम गवर्नमेंट इसी भावना से प्रेरित होकर करती है, क्योंकि यदि पब्लिक सबल हो गई, शिक्षित हो गई, स्वस्थ हो गई, आगे फॉरवर्ड हो गई, तो फिर ये हमको थोड़ी शासन करने देंगे। अब इसमें क्या हुआ, अब ये डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, ये क्रांतिकारी जो कदम था उसमें पब्लिक का सारा पैसा खींच लिया। ये देखिए जीएसटी जो बड़ा क्रांतिकारी कदम था, बाद में पता चला कि इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया कि आम पब्लिक को काम व्यापार करने ही मत दो। अरे ये व्यापार करना तो कुछ थोड़े से लोगों का काम है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दो, इतना एक्सपेंसिव बना दो, छोटा मोटा तो सारा व्यापार क्या कर जाए। बाद में समझ में आया, मेरा जैसा आदमी जो कभी कभी अपने आप को खूब धुरंधर समझता है, जो अपनी जीएसटी के वजह से थोड़े बहुत कहीं ठेके वेके ले लेता था, आखिरकार उसको भी अपना सरेंडर करना पड़ा। भाई इतना पैसा कहाँ दें, कई बार महीने में चक्कर क्या लगाएं। यहाँ तो जैसे महामारी में डॉक्टरों के घर भर जाते हैं, इस जीएसटी ने तो सीए के लोगों के घर भर दिए। आखिरकार हम जैसे लोगों ने भी छोड़ ही दिए, जीएसटी छोड़ ही दिया। अरे भाई इस नंबर से तो अच्छा वैसे ही कोई छोटा मोटा कर लो। बड़ा भयानक इस देश में हुआ, अभी भी कल परसों हुआ और अभी भी हो रहा है। इन सभी को देखेंगे कि डीमोनेटाइजेशन रहा, फिर सारे काम ईवीएम के, ट्रांसपोर्ट के ऐसे किए गए, शिक्षाओं के 5-5, 10-10 गुणे पैसे, फीस इसलिए बढ़ाई गई कि पब्लिक के पास कोई पैसा नहीं रह जाए, आम पब्लिक का, गरीब पब्लिक का बच्चा कोई पढ़ नहीं जाए। हॉरिबल, अति हॉरिबल। इन लोगों से आप आशा ही क्या कर सकते थे। अब ये देखें, ये बड़ा हो जाएगा, हो जाने दो। मैंने पहले ही कहा कि मेरे वीडियोज कोई आम वीडियो नहीं है, ये भविष्य में इनको वॉच किया जाएगा। बड़े थिंकर्स के लिए, रिसर्चर के लिए, बड़े गवर्नमेंट की गाइडलाइन से होंगी ये। ईश्वर ने देखा, ईश्वर ने किया, ईश्वर ऐसा ही बोल रहा है, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब जो ये हो रहा है, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, बेरोजगारी, भूखमरी, असंतोष, मजदूर पलायन, चाइना के जो मैटर इत्यादि सारे आए, किसी के लिए ईश्वर की दी हुई ये आफत हैं, परमात्मा के लिए ये डिवाइन डांस हैं, लेकिन हमारे शासकों के लिए ये सारे एक युद्ध हैं, ये पैसे बनाने के साधन हैं, ये लोगों को कुचलने का एक अवसर है। यह उनका एक चांस है कि पब्लिक पर पकड़ कैसे मजबूत की जाए, कैसे उनका एक एक खाल नोच ली जाए, हड्डियों के ऊपर खाल रहे ही नहीं। डिटेल में क्या बताना। अब ये देखिए, ये जो सारा हो रहा है, अभी मैंने अखबारों में पढ़ा कि बिहार में जो एक रैली थी उसमें इतने पैसे खर्च हुए कि सारे मजदूरों को घर तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान क्या, वो इंटेंशनली नहीं, क्योंकि इनको सुविधा क्या देना, ये कोई अपने लोग थोड़ी हैं। जो समस्याओं की, भारत की समस्याओं की जो जड़ है वो ये है कि ये आदमी कौन है। अरे ये अपना आदमी थोड़ी है, ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी नहीं है। अब हम थोड़ा इसके बारे में बोलेंगे कि अब क्या होगा। अब बहुत कुछ होगा।
आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट टैक्स के समय एक पुलिस राज आया। पुलिस राज आना, ट्रांसपोर्ट की टैक्स इतना बढ़ाना, सभी उस बात के हिस्से थे कि जनता पर पकड़ कैसे की जाए, कैसे जनता ज़्यादा कमज़ोर हो, कैसे धनीन हो, कैसे वो नहीं पड़े। पुलिस राज आ रहा है। क्यों पुलिस राज आ रहा है? कि भाई पुलिस वाले, चाहे तुम खूब मौज करो, खूब पैसे बनाओ, हमको भी बनाने दो, और देखो हमारा शासन रहना चाहिए। उसके बाद अब मिलिट्री रूल आएगा। अब मिलिट्री रूल आएगा। भाई मिलिट्री, तुम भी कुछ भी करो, ये पब्लिक को कंट्रोल करो, आप भी मौज करो और हम भी मौज करें। भाई सीधी सी बात है, जैसे पहले राजा महाराजा करते थे कि भाई मैं राजा, भाई तुम जमींदारियाँ इन गाँवों के, तुम जमींदारियाँ इन गाँवों के, टैक्स तुम लो, तुम मुझे दो, बीच में तुम भी अपना कमीशन ले लो, और मैं भी राजी और तुम भी राजी। ऐसे ही ये सोचते हैं कि पुलिस और मिलिट्री, अरे खूब मौज करो ना। देखो लोगों ने कैसे अपने ट्रांसपोर्ट टैक्स के समय से अपनी भड़ास निकाली, कैसे डंडे चलाए, कैसे मजदूरों पर डंडे चलाए, लेकिन वे ये नहीं समझते कि इस दुनिया का संचालन करता कोई और भी है। अरे उन असहाय गरीबों पर अन्याय अत्याचार मत करो, इनकी आहें तुम्हें खा जाएंगी और खा कर रहेंगी। अब शॉर्ट में इस प्रश्न पर आते हैं कि अब क्या होगा। अब हमने ये कहा कि भाई ये तो पब्लिक, ये जो बोल दिया, अब क्या होगा ये भी बोला। अब देख लो लंप सम में अब क्या होगा। यहाँ हमने लिखा है बी नंबर, वाट का ये फ्यूचर का क्या होगा। अब इसमें देख लीजिए, अब घमासान होगा, हार जीत होगी, समझौता होगा, समझौते के रूप में, समझौते के एक अल्टरनेटिव के रूप में ये ग्रेट इंडिया फार्मूला ही आएगा, ये षड्यंत्र का सिद्धांत ही आएगा। ये नोट कर लो। फिर शांति होगी, फिर प्रगति होगी, फिर वर्ल्ड लीडरशिप भारत के पास आएगी। दोस्तों, मैं ये जो कह रहा हूँ ऐसे ही नहीं कह रहा कि भाई कोई आया कमरे में बकबक करने लगा और वीडियो बनाने लगा। इसके बारे में, इसके पीछे बड़ी रिसर्च है, बड़ी त्याग तपस्या है, बड़ी थिंकिंग है। और फिर भी चलो ये समझ लो कि देखो ये भाई तो कह रहा है, लेकिन कितना ये इम्प्लीमेंट होता है देखते हैं। अब ये जो पॉइंट पर घमासान होगा, हार जीत होगी, समझौता होगा, समझौते के रूप में मेरा आएगा, इन पॉइंट्स के ऊपर भी बड़ा बोलने को है। इनमें ही एक पॉइंट पर घंटों लिए जा सकते हैं, लेकिन हम थोड़े में ही आपको बता देते हैं कि होगा वही। अच्छा, ये क्यों होगा? क्योंकि देखो फिर ये भाई ईश्वर है यहाँ, ये शासक लोग हैं, ये पब्लिक है। पब्लिक चाहती है ये हो, शासक चाहते हैं ये हो, ईश्वर चाहता है ये हो। इन तीनों का लंपसम ये पहिया घूमता है, ये षड्यंत्र, ये श्री चक्र घूमता है। अब इसमें क्या चलेगा, किसकी चलेगी? परमपिता परमेश्वर तो सबका नियंता है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं ये शासक और ये पब्लिक। शासकों की भी चलती है, पब्लिक की भी चलती है, लेकिन फाइनल ऑर्डर तो उसका है। और हम आपको बता दें, हमारे जैसे समझने में आया है कि मनुवाद इस देश में मर चुका, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, और पता है तो भी वे मानने को तैयारी नहीं है कि मनुवाद तो मर चुका। लेकिन हम लोग इतने नासमझ हैं कि उसके पुतले के साथ अटैच हुए बैठे हैं
उसकी लाश के साथ भी अटैच हुए बैठे हैं कि ये कैसे मर सकता है, इसको हम मरने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने तो हज़ारों साल से हमें इतने अच्छे अच्छे दिन दिए हैं। लेकिन हर कोई चीज़ जो आती है इस दुनिया में उसका नाश भी है, उसकी मौत भी है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम वास्तविकता को जानें। परमात्मा क्या कर रहा है, शासक लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक क्या कर रही है, टोटल रिजल्टेंट में क्या हो रहा है, वो यह हो रहा है कि मनुवाद भारत से मर चुका। चाहे लोगों को पता चले या नहीं चले, अब सवाल रहा मनुवादियों का, अब सवाल रहा मनु विरोधियों का। इसलिए ये पॉइंट्स आए हैं कि घमासान होगा, हार जीत होगी, समझौता होगा। समझौते के रूप में मेरा ग्रेट इंडिया फार्मूला, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया इत्यादि आएंगे। फिर शांति होगी, प्रगति होगी, वर्ल्ड लीडरशिप आएगी। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कितना घमासान होगा, क्या क्या होगा, इसमें कितना नुकसान हो जाएगा। कोई मर तो नहीं जाएंगे भाई, हम तो नहीं मर जाएंगे। इसमें बहुत से प्रश्न हैं सभी के लिए, अभी इसमें इतना समय नहीं है। लेकिन मैं संक्षेप में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो होना है जो तो हो कर ही रहेगा। जैसे अभी देखिए कोरोना में लोगों के अपने अंगत, अपने प्रिय लोगों की डेथ हो गई, लेकिन वे उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके, उनके पास जा भी नहीं सके, उनकी बॉडी को टच नहीं कर सके। ये समय का खेल है, समय जैसा खेल कराता है वो कराएगा, वो सबको करना पड़ेगा। क्यों, समय ईश्वर का टूल है, वह उसको जैसे ऑर्डर देगा वह ऐसा होगा। यदि परमात्मा की ये इच्छा है कि अब मनुवाद नहीं चलेगा, तो मनुवादियों का रोना बिलखना और ये उधम मचाना बेकार है। इनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा है और ये भी हमारा इस्टीमेट है। देखो भाई, जैसा हमें दिखा है आप जाने, लेकिन हम समझते हैं कि ये सबके भले के लिए, आपके भले के लिए। किसी मरी हुई लाश के साथ चिपक करके इतना मत चिपकिए कि जैसे कि वो आपको ही नुकसान पहुंचा दे, जैसे कोरोना और जिंदों को ही मार सकता है। कोई लकड़ी है वो तो लकड़ी जलेगी, अब उसके ऊपर कोई चिपके हुए कीटाणु हो, पक्षी या कोई हो, अब ये उनको देखना है कि जलती हुई लकड़ी से दूर भागना है कि उससे चिपके ही रहना है। इसलिए अब ऐसा समय आएगा, देखना आप ये शासक लोग, ये बड़े बड़े मस्त हाथी लोग पिट कर बैठ जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। ये कितनी ही कोशिश कर लें कि यहाँ हमारा हो, सारी मिलिट्री हमारी, सारी पुलिस हमारी, मिलिट्री में जनरल हमारे, और जनरलों के जनरल भाई राष्ट्रपति होते थे, और हमने भाई देखो CDS को बिठा दिया, वह भी अपने आदमी को बिठा दिया। उस राष्ट्रपति का क्या भरोसा था, कहना माने या नहीं माने। CDS भाई रावत तुम बैठ जाओ, अब कैसे भागेगा कोई। लेकिन वह परमात्मा इस ब्रह्मांड को, दुनिया को ऐसे ही नहीं चलाता। ही मेक्स ए वे वेयर देयर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर वेयर देयर इज नो डोर। वह वहाँ दरवाज़ा खोलता है जहाँ कोई दरवाज़ा नहीं होता, वह वहाँ रास्ता बनाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। सब ये छोटे छोटे बच्चे उसके बच्चे हैं। देखो मेरे इशारे को समझ जाना, क्योंकि होना तो वही है जो मैंने कहा है, और मेरा अंदाज़ा है कि यह मैंने सही कहा है, ये ईश्वर की वाणी है। फिर मत कहना कि यह तो बड़ा भयानक हुआ, इसमें पहले यह देख लेना कि तुमने क्या भयानकता की कर रहे हो जिससे कि ये भयानकता आएगी। बड़े प्रेम के शब्द हैं, बड़ी बुद्धिमत्ता के शब्द हैं, जैसा मैं समझता हूँ। ये आप पर है कि आप इनको किस रूप में लेते हैं। भाई वो जो घटना है, जो घटित होगी तो होगी, ये जो चक्र चल रहा है घूमेगा तो घूमेगा। आज कोई
इसका हिस्सा ऊपर है, कल को कोई नीचे होगा, कल कहीं छाया होगी, कहीं ये होगा। तो ये संसार चलता है। यहाँ के शासकों ने, यहाँ के बड़े लोगों ने, बड़े भाइयों ने जो भयानकता दिखाई है, कहीं वह भयानकता उन पर ही नहीं टूट पड़े। मेरी ये भगवान से प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।